हेलो फ्रेंड्स, एमजेडे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बायोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस में ये सवाल आ चुके हैं। तो आप इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आगे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक मछली है? ऑप्शन है समुद्री खीरा, बी है समुद्री गाय, सी है समुद्री घोड़ा और डी है समुद्री बाघ। तो देखिए, इसका आंसर होगा समुद्री घोड़ा। समुद्री जो घोड़ा एक वास्तविक मछली है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए समुद्री खीरा क्या होता है। तो समुद्री खीरा एक समुद्री जानवर है और समुद्री गाय और समुद्री बाघ ये समुद्री स्तनधारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिका यानी मेसोफाइल सेल्स पाई जाती है? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है पत्ती, बीज, तना या जड़। तो इसका सही आंसर होगा पत्ती में। पत्ती के अंदर मेसोफाइल कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मक्का और गन्ने के तना के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये गन्ने का प्लांट है, अब ये समझिए मिट्टी है, तो गन्ने के प्लांट के निचले सिरे में ये जो जड़ निकलते हैं इसे क्या कहते हैं? तो इसे अवस्तंभ जड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो देखिए, स्तनधारी क्या होता है? एक कशेरुकी प्राणी होता है क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा, मछली और पक्षी दोनों में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए ये कशेरुकी प्राणी है। तो नहीं कौन सा होगा? घोंघा। घोंघा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है थाइमस। इसका आंसर होगा थाइमस। देखिए, थाइमस और थैलमस दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो जहाँ भी आपको थैलमस या हाइपोथैलमस मिले तो ये मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है। ये ग्रंथि मस्तिष्क में होते हैं। साथ में पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि दोनों मस्तिष्क में होते हैं। ये तीनों के तीनों मस्तिष्क में होते हैं। थाइमस ग्रंथि ये फेफड़ों के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन है संघ पोरीफेरा, संघ प्रोटोजोआ, संघ निडेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो जेलीफिश संघ निडेरिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान की एक शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चीरोपोडी पैरों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, फिजियोलॉजी ये लिविंग सिस्टम यानी जीवन प्रणाली के अध्ययन को कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन होता है यानी टिश्यू का अध्ययन। टैक्सोनॉमी ये जीव जंतु के वर्गीकरण का अध्ययन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? यानी कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो किसका परिवर्तित रूप है? तो कैक्टस में शूल पत्ते का परिवर्तित रूप है। ये सिंपल सा सवाल है, आप भी जानते हैं, आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अफीम के पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफीम के पौधे के फल के ऊपरी हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम क्या होते हैं?
ऑप्शन है स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड। तो याद रखिए एंजाइम एक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का उदाहरण है? लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है विखंडन, खंडन, मुकुलन या उभयलिंगता। तो इसका सही आंसर होगा उभयलिंगता। देखिए विखंडन क्यों नहीं, तो विखंडन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक कोशीय जीव दो भागों में खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे एक कोशीय जीव है दो भागों में टूट गए, पूर्ण विकसित, हम ऐसे बोलेंगे कि एक कोशीय जीव, एक पूर्ण विकसित एक कोशीय जीव जब दो भागों में खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग नए एक कोशीय जीव में विकसित हो जाते हैं, तो इसे विखंडन विधि कहते हैं। जैसे आपका अमीबा में होता है, ठीक है। खंडन में क्या होता है, जब कोई पादप प्लांट दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में बंट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा नए पादप का रूप ले लेता है, यानी विकसित हो जाता है, तो इसे खंडन कहते हैं। जैसे आपका ग्रीन है ये हरे शैवाल, तो हरे शैवाल नदी तालाबों में पाए जाते हैं, तो पानी के बहाव के कारण वो टूट जाते हैं, एक से ज़्यादा भागों में खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग नए शैवाल के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये खंडन और विखंडन ये दोनों अलैंगिक जनन का उदाहरण है। मुकुलन में क्या होता है कि जब कोई बहुकोशीय जीव, जैसे हाइड्रा में क्या होता है, एक बहुकोशीय जीव है तो इसके ऊपरी सतह में एक मुकुल निकल आता है, यानी कि अंकुर, और ये पूर्ण विकसित होकर नए हाइड्रा बन जाते हैं और ये फिर से अलग होकर एक से दो हाइड्रा बन जाते हैं, तो इसको मुकुलन विधि कहते हैं। ये भी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो लैंगिक जनन का उदाहरण सिर्फ उभयलिंगता है। क्वेश्चन नंबर 14, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधे को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है जो कि पादप को बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एरिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरिनोलॉजी मकड़ी का अध्ययन है, इसको याद रखें। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन कीरेटिन है, ऑप्शन सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुषों में पुरुषत्व के लिए XY गुणसूत्र उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? ठीक है, यहाँ पे किसमें निहित होता है? तो क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव में निहित होता है। क्रिसमस फैक्टर को फैक्टर 9 भी कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? यानी श्वसन मतलब हम लोग हवा से जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन फिर हमारे भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, तो इसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क के मेजुला ओब्लोंगटा भाग से नियंत्रित होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, डेंगू बुखार जिस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है उसे क्या कहते हैं? तो डेंगू बुखार को संचरित करने वाले रोगवाहक को एडीज इजिप्टी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो उम्मीद है ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी जीके के क्वेश्चन, जीके के वीडियोस ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।